हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्र। फ्रेंड्स, 2213 पोस्ट बिहार दरोगा पीटी एग्जाम 2021 के लिए जो हम लोगों ने नया प्रैक्टिस सेट सीरीज को स्टार्ट किया था, उसी को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग सेट नंबर 4 को डिस्कस करेंगे। इससे पहले ऑलरेडी हम लोगों ने सेट नंबर 1, 2 और 3 को कवर कर लिया था। तो फ्रेंड्स, अगर आपने नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। उन तीनों वीडियोज़ का लिंक मैंने आज की इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा, ताकि जब भी बिहार दरोगा से संबंधित कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो अपलोड किया जाए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए हुए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। और फ्रेंड्स, इस सेट का कटअप जो है 75 रखा गया है। फ्रेंड्स, आज के सेशन का पहला क्वेश्चन देखिए। पहला क्वेश्चन है कि किस घटना के दौरान रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा नाइटहुड की उपाधि लौटा दी गई थी। देखिए फ्रेंड्स, काफी इंपॉर्टेंट सेट है। आप सभी लोगों से मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोग सेट को पूरा लगाइएगा और लास्ट में अपना अपना स्कोर जरूर कमेंट करके बता दीजिए। आपको कोशिश करना है केवल 5 से 7 सेकंड के बीच में आंसर दे देने के लिए। उसके बाद जो भी करेक्ट आंसर होगा पूरी डिटेल में मैं आपको बता दूंगा। तो ध्यान दीजिएगा, रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा नाइटहुड की उपाधि लौटा दी गई थी जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान देंगे, जमुनालाल बजाज ने जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में राय बहादुर की उपाधि लौटा दी थी। महात्मा गांधी ने कैसर हिंद की उपाधि लौटा दी थी। और सर शंकरन नायर ने, यहाँ मैं लिख देता हूँ, सर शंकरन नायर ने वायसराय की कार्यकारिणी परिषद से अपनी जो सदस्यता थी उसको लौटा दिया था, सदस्यता छोड़ दिया था। क्लियर है। जालियांवाला बाग हत्याकांड डेट सहित आपको याद रखना है, 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को। उस समय वायसराय कौन था? लॉर्ड चैम्सफोर्ड था। इतनी सारी बातें आपको ध्यान रखनी है। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि महात्मा गांधी ने दांडी मार्च प्रारंभ किया था। तो देखिए फ्रेंड्स, महात्मा गांधी ने 12 मार्च 1930 को अपने 79 समर्थकों के साथ साबरमती स्थित अपने आश्रम से लगभग 322 किलोमीटर दूर दांडी के लिए प्रस्थान किया। और 6 अप्रैल 1930 को, डेट याद रखेंगे, 6 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंच करके गांधी जी ने नमक कानून तोड़ा और सविनय आज्ञा आंदोलन की शुरुआत की। सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी के नमक सत्याग्रह की तुलना नेपोलियन के एल्बा से पेरिस की यात्रा से की है। ये भी आप ध्यान रखेंगे, पूछा जाता है। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, पूर्ण स्वराज के लिए। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रुथ के लेखक कौन है। इसको लिखा किसने है? माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रुथ, महात्मा गांधी ने। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा फ्रेंड्स कि भारत के स्वतंत्र होने के पश्चात उसका प्रथम गवर्नर जनरल कौन हुआ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो राइट आंसर देखिए फ्रेंड्स क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड माउंटबेटन। क्लियर है। अगर आपसे पूछा जाए कि स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे, तो ये सी राजगोपालाचारी थे। क्लियर। लेकिन यहाँ आपसे पूछा जा रहा है कि स्वतंत्र होने के पश्चात उसका प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, तो लॉर्ड माउंटबेटन। उसके बाद देखिएगा कि 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था। 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी का जन्म जो है ये कहाँ हुआ था, तो 540 ईसा पूर्व में। ध्यान रखेंगे, 540 ईसा पूर्व में इनका जन्म जो है वैशाली के निकट कुंडग्राम में हुआ था। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, वैशाली के निकट कुंडग्राम में। और इनके माता का नाम क्या था, तो त्रिशला था। पिता का नाम सिद्धार्थ था। ये भी आप ध्यान रखेंगे। क्लियर है। चलिए, उसके बाद देखिए कि बिंदुसार पुत्र था। तो बिंदुसार जो था फ्रेंड्स, यह चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था। क्लियर। चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था। बिंदुसार को एक और नाम से जाना जाता है, अमित्रघात। ठीक है, अमित्रघात के नाम से भी बिंदुसार को जाना जाता है। बिंदुसार के दरबार में कौन सा विदेशी यात्री आया था, तो डाइमेकस आया था। ये भी आप ध्यान रखेंगे। डाइमेकस किसके दरबार में आया था? बिंदुसार के दरबार में। बिंदुसार का पुत्र कौन था, तो अशोक था। क्लियर। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था बिंदुसार, और बिंदुसार का पुत्र कौन था? अशोक था। ये कौन से वंश से थे? मौर्य वंश से। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 7 की कौटिल्य ने रचना की। अब देखिए, कौटिल्य के बारे में मुझे आपको विशेष बताने की आवश्यकता नहीं है। इनको चाणक्य विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है। क्लियर है फ्रेंड्स। और इन्हीं की सहायता से चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद वंश के आखिरी शासक घनानंद को पराजित किया था और मौर्य वंश की स्थापना की थी। इनकी जो रचना है वो क्या है? राइट आंसर हो जाएगा अर्थशास्त्र। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। चलिए, और नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा। और फ्रेंड्स, मैं आपसे बता दूं कि कल जो एक प्रश्न था कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत सरकार का दायित्व है कि वह बाह्य आक्रमण एवं आंतरिक अशांति से राज्यों की रक्षा करे।
तो कल मैंने इसका आंसर आर्टिकल 352 बता दिया था, लेकिन इसका सही आंसर जो होगा अनुच्छेद 355 होगा। ठीक है फ्रेंड्स, आप लोग ध्यान रखेंगे, सुधार लीजिएगा इसको। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा कि एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना कब हुई थी। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना जो है 1784 ईस्वी में किसने किया था? तो विलियम जोन्स ने किया था। विलियम जोन्स ने किया था। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। और उस समय गवर्नर जनरल कौन था? वारेन हेस्टिंग्स था। ये भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए 3 विश्वविद्यालयों कलकत्ता, मद्रास और बंबई की स्थापना कब हुई थी? तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1857 में। देखिए फ्रेंड्स 1854 में, ध्यान यहाँ देंगे आप, 1854 में जो है चार्ल्स वुड डिस्पैच की सिफारिशों के आधार पर 1857 में तीनों प्रेसिडेंसी कलकत्ता, मुंबई और मद्रास में जो है लंदन विश्वविद्यालय की तर्ज पर विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। वुड डिस्पैच याद रखना है किसके समय में लागू किया गया था? तो लॉर्ड डलहौजी के समय में वुड डिस्पैच 1854 में लागू किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे कि राजतरंगिणी के लेखक कौन है? तो राजतरंगिणी के लेखक जो हैं ये कलहन है। कलहन के बारे में मैंने आपको बताया था कि लोहार वंश के सबसे विद्वान शासक जो था हर्ष, इसी के दरबारी थे। क्लियर? और इससे जो है कश्मीर के इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। उसके बाद देखिए शिलालेखों का अध्ययन क्या कहलाता है? कल मैंने बताया था आपको कि शिलालेखों का अध्ययन जो है वो एपिग्राफी कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। सिक्कों का जो अध्ययन है, सिक्कों का यानी कि क्वाइंस का जो अध्ययन है उसको न्यूमिस्मेटिक्स कहा जाता है। आर्कियोलॉजी किसको कहा जाता है? पुरातत्व विज्ञान का अध्ययन। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि तबकाते अकबरी, ध्यान से पढ़ेंगे, तबकाते अकबरी का रचयिता कौन है? तो आपने पहले पढ़ा होगा तबकाते नासिरी। तबकाते नासिरी के कौन है रचयिता? मिनहाज उल सिराज है। ठीक है, यहाँ पूछा गया तबकाते अकबरी। तो तबकाते अकबरी ये है निज़ामुद्दीन अहमद द्वारा रचित। किनके द्वारा? निज़ामुद्दीन अहमद। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर इसका हो जाएगा। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि शिवाजी द्वारा स्थापित राज्य की आय का मुख्य स्रोत पूछा जा रहा है। मुख्य स्रोत क्या था? तो देखिए 2 कर शिवाजी लगाते थे, चौथ और सरदेशमुखी। ठीक है, चौथ इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये जो सरदेशमुखी कर था इसके द्वारा शिवाजी अपने आप को सर्वश्रेष्ठ देशमुख प्रस्तुत करना चाहते थे। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, चौथ। क्लियर? चलिए उसके बाद देखिएगा कि अलबरूनी किसके दरबार से संबद्ध था? अलबरूनी फिरदौसी, उतबी और फरूखी। नाम याद रखना है, अलबरूनी, फिरदौसी, उतबी और फरूखी। ये महमूद गजनवी। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अलबरूनी की रचना किताबुल हिंद है, आपको याद रखना है। ठीक है, शाहनामा फिरदौसी की है। शाहनामा किसकी रचना है? फिरदौसी की। इसको भी आप ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स। मैं प्रयास करूंगा जितना मैं जानता हूं उतना मैं आपको बताऊं। मैं एक एक क्वेश्चन को डिस्कस करना चाहता हूं ताकि आपको कुछ एक्स्ट्रा जानकारी प्राप्त हो और हमारे चैनल पर आप कुछ सीख करके जाएं। ऐसा मेरा हर वीडियो में प्रयास रहता है। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरा मनोबल बढ़ाते रहिए फ्रेंड्स। वीडियो को लाइक कीजिए और इसे शेयर जरूर किया करें। 15 देखिएगा कि अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस के इस्तीफे दे देने के पश्चात इंडियन नेशनल कांग्रेस का अध्यक्ष कौन चुना गया था? फ्रेंड्स आपको याद होगा 1938, ठीक है, और 1939। 1938 के हरिपुरा अधिवेशन और 1939 के त्रिपुरी अधिवेशन, ये 2 लगातार जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था इसकी अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने किया था। और उसके बाद इन्होंने इस्तीफा दे दिया था, मतभेद हो गया था। और उसके बाद जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जो है कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस एक देशों में भूमध्य रेखा नहीं गुजरती है? देशों में से भूमध्य रेखा नहीं गुजरती है। तो देखिए फ्रेंड्स भूमध्य रेखा जो है ये भारत से होकर के नहीं गुजरती है। भारत भूमध्य रेखा के उत्तर में स्थित है। ध्यान रखेंगे, भूमध्य रेखा भारत से होकर के नहीं गुजरती है। भारत भूमध्य रेखा के उत्तर में स्थित है। भारत से केवल कर्क रेखा होकर के गुजरती है। क्लियर है? चलिए तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, भारत। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि निम्न में से कौन सी नदी का उद्गम क्षेत्र भारत में है? तो देखिए फ्रेंड्स ब्रह्मपुत्र, सिंध तथा जो सतलज नदी है उसका उद्गम क्षेत्र जो है मानसरोवर झील के पास है। जबकि ये जो झेलम नदी है फ्रेंड्स ये कहाँ से निकलती है? तो ये जम्मू कश्मीर में बेरी नाग झील से होकर के निकलती है। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है? इसमें से सुमेलित आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा सुमेलित है। तो देखिए फ्रेंड्स ये कार्टाजेना प्रोटोकॉल जो था ये किससे संबंधित है? जैव सुरक्षा से। ठीक है, और इस पर साइन कब किया गया था? तो ध्यान रखेंगे ये जो कार्टाजेना प्रोटोकॉल था इस पर साइन किया गया था सन 2000 में। और यह इफेक्टिव कब हुआ था? तो 2003 में।
उसके बाद रामसर सम्मेलन की बात करें तो रामसर ईरान में है, यह आर्द्रभूमि से संबंधित है और इस पर साइन जो है कब किया गया था, तो इस पर साइन किया गया था 1971 में और ये इफेक्टिव कब हुआ, तो 1975 से। उसी प्रकार यहाँ पर देखिए वियना सम्मेलन, ये ओजोन परत में जो क्षति है उसके संबंधित है और इस पर साइन हुआ था 1985 में और ये इफेक्टिव कब से हुआ था, तो ये 1988 से। तो इन सब बात को ध्यान रखेंगे, इनमें से सभी जो है सुमेलित है। क्लियर है। चलिए उसके बाद देखिए सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है, तो ये कहाँ पाई जाती है बता दीजिए। राइट आंसर शांत घाटी में। शांत घाटी साइलेंट वैली कहाँ है, केरल में है। फूलों की घाटी कहाँ है, उत्तराखंड में है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, और ये जो सुरक्षा घाटी है ये कहाँ है, असम में है। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि निम्नलिखित में से धौलाधार श्रेणी की प्रमुख जनजाति है। धौलाधार श्रेणी जो है ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है और यहाँ रहने वाली जो मुख्य जनजाति है वो गद्दी है। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि रेगुर मिट्टी सबसे अधिक कहाँ पाई जाती है। रेगुर मिट्टी को काली मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है, इसको कपासी मिट्टी भी कहा जाता है क्योंकि इसमें कपास की खेती होती है। और देखिए फ्रेंड्स, यह जो मिट्टी दक्षिण प्रायद्वीपीय पठार के लावा क्षेत्रों में पाई जाती है और यह मिट्टी महाराष्ट्र एवं गुजरात में बहुतायत क्षेत्र में पाई जाती है। क्लियर है। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए महाराष्ट्र हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि जलेस्पा दर्रा किस राज्य में अवस्थित है। जलेस्पा दर्रा और नाथुला दर्रा, ये दोनों दर्रा याद रखेंगे, ये कहाँ है, सिक्किम में है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। जम्मू कश्मीर में कौन कौन से दर्रे हैं, जोजिला दर्रा है, बनिहाल दर्रा है। उसके बाद उत्तराखंड में माना दर्रा, नीति दर्रा और एक और दर्रा है लिपुलेख दर्रा। अरुणाचल प्रदेश में कौन कौन से दर्रे हैं, तो अरुणाचल प्रदेश में है बोमडिला दर्रा, दीफू दर्रा। ठीक है, यहाँ मैं लिख देता हूँ दीफू दर्रा और यांगयाप दर्रा। यांगयाप दर्रा कहाँ है, ये अरुणाचल प्रदेश में। उसके बाद देखिए मैगिनोट रेखा किन दो देशों में अवस्थित है। मैगिनोट रेखा, तो देखिए ये फ्रांस एवं जर्मनी के बीच की सीमा रेखा है। फ्रांस एवं जर्मनी, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगर हम बात करें जर्मनी और पोलैंड के बीच में, तो जर्मनी और पोलैंड के बीच में हिंडनबर्ग है। हिंडनबर्ग, यहाँ मैं लिख देता हूँ हिंडनबर्ग है। ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद अगर हम बात करें कि सोवियत रूस और फिनलैंड के बीच में, तो सोवियत रूस और फिनलैंड के बीच में मैन रहीम रेखा है। क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रंजीत परियोजना किस राज्य में स्थित है। देखिए इसको इस प्रकार से लिखा जाता है रंजीत या रंगीत, आपको कहीं कहीं रंगीत भी मिलेगा। ठीक है, RANGIT। ठीक है, रंगीत। तो ये कहाँ है फ्रेंड्स बताइए। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सिक्किम में है। कहाँ है, सिक्किम में है ये, रंगीत नदी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि निम्न में से कौन सी नदी गंगा की सहायक नदी नहीं है। तो गंगा की इसमें से सहायक नदी कौन सी नहीं है बताइए। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, चंबल। देखिए फ्रेंड्स, चंबल जो है यह सहायक नदी यमुना की है। क्लियर। आगे बढ़िएगा, क्वेश्चन नंबर 26 देखिए कि चक्रीय बेरोजगारी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और इसमें से सही चुन करके आपको बताना है। तो सही बताइए। चक्रीय बेरोजगारी मुख्यतः अर्थव्यवस्था में चक्रीय उतार चढ़ाव एवं व्यापक चक्र से संबंधित होती है। बिल्कुल सही दिया गया है। चक्रीय बेरोजगारी सामान्यतः अस्थायी प्रकृति की होती है, ये गलत दिया है। तो केवल ऑप्शन नंबर ए जो होगा इसका राइट आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, ये अस्थायी होती है, अस्थायी नहीं होती है, अस्थायी होती है, तो ये गलत दिया गया है। उसके बाद देखिएगा कि किस अर्थव्यवस्था में ऐसी स्थिति जब किसी अर्थव्यवस्था में ऐसी स्थिति जब मुद्रास्फीति और बेरोजगारी दोनों उच्च स्तर पर हो उसे कहा जाता है। तो उसको कहा जाता है स्टैगफ्लेशन। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर इसका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ सुमेलित करना है। ये जो आपको एक तरफ समिति दिया गया है और उनसे संबंधित क्षेत्र दिया गया है। तो इनमें से अगर हम बात करें तो सही सुमेलित जो है ये कौन सा है, तो केवल ये तीसरा जो दिया गया है पीजे के नायक समिति, ये बैंकिंग क्षेत्र में सुधार से है। ऑप्शन नंबर सी इसका केवल 3 जो है राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगर हम बात करें उर्जित पटेल समिति, तो ये मौद्रिक नीति से है और नचिकेत मोर समिति ये वित्तीय समावेशन से है। क्लियर। चलिए उसके बाद देखिएगा दिया गया है कि कौन सा युग्म सुमेलित है इसमें से। ठीक है, और सही उत्तर आपको चुन करके बताना है। देखिए एक तरफ शेयर बाजार दिए गए हैं और उससे संबंधित देश दिया गया है। तो देखिए फ्रेंड्स, इसमें से अगर हम बात करें कि कौन सा इसमें से सुमेलित है, तो देखिए ओस्लो नॉर्वे का है। उसके बाद अगर हम बात करें वर्षा पोलैंड का है और ये हैंसेंग जो है ये हांगकांग का है। ठीक है, तो 1, 2 और 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेस्डेक जो है फ्रेंड्स ये जापान का नहीं है, नेस्डेक जो है ये यूएसए का है। क्लियर, ध्यान रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा कि भारत में प्रत्येक वित्तीय वर्ष होता है। तो यहाँ से मैं आपको 2 क्वेश्चन और कवर करवाऊंगा।
ठीक है। वित्तीय वर्ष जो होता है ये कब से कब तक होता है, तो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद पूछा जाता है कि रिजर्व बैंक का लेखा वर्ष, रिजर्व बैंक का लेखा वर्ष जो होता है फ्रेंड्स, ये होता है 1 जुलाई से 30 जून तक। 1 जुलाई से, यहाँ मैं लिख देता हूँ, 1 जुलाई से 30 जून तक ये होता है आरबीआई का लेखा वर्ष। उसी प्रकार से भारत में कृषि वर्ष माना जाता है 1 जुलाई से 30 जून तक को। क्लियर, आरबीआई का लेखा वर्ष और भारत में कृषि वर्ष माना जाता है 1 जुलाई से लेकर के 30 जून तक, जबकि वित्तीय वर्ष होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। और फ्रेंड्स प्लीज इससे पहले जितने भी हमने वीडियो कवर किया हुआ है, खास करके जो हमने मिनी प्रैक्टिस सेट कवर किया हुआ है, काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, जरूर आप देख लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वाधिक शहरी जनसंख्या निवास करती है? देखिए, सर्वाधिक शहरी जनसंख्या प्रतिशत अगर पूछा जाता तो इसका आंसर दूसरा हो जाता। सर्वाधिक जनसंख्या प्रतिशत जो है, ये शहरी जनसंख्या प्रतिशत, ये गोवा में है, लेकिन यहाँ प्रतिशत नहीं पूछा गया, केवल पूछा गया सर्वाधिक शहरी जनसंख्या, तो ये महाराष्ट्र इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सबसे कम अगर पूछा जाता तो सिक्किम होता। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए, निम्नलिखित में से किसके संदर्भ में एम्बर बॉक्स, ब्लू बॉक्स और ग्रीन बॉक्स शब्द प्रयुक्त होते हैं? तो ये होता है विश्व व्यापार संगठन। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर इसका हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा जनसंख्या के व्यावसायिक ढांचे को व्यक्त करता है? बताइए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? तो फ्रेंड्स इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा विभिन्न व्यवसायों में कार्यकारी जनसंख्या का वितरण। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। आर्थिक क्रियाकलाप के अंतर्गत तृतीय क्षेत्र में सम्मिलित हैं, तृतीय क्षेत्र में सम्मिलित हैं तो बैंकिंग है, शिक्षा है, स्वास्थ्य और संचार है। ऑप्शन नंबर डी सभी इसके करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, इसके बाद और अगर हम बात करें तो पर्यटन है, बीमा है, परिवहन है, सेवा क्षेत्र है। क्लियर। उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और यहाँ से जो है आपको चुनना है कि इसमें से कौन सा जो है सही दिया गया है। पढ़ के बताइए आंसर, सभी आप जो स्टेटमेंट दिया गया है उसको पढ़िए। तो देखिए राइट आंसर जो दिया गया है इसका 35 कब, वो क्या हो जाएगा बताइए? तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा 2 और 3 जो है ये सही दिया गया है। ठीक है, तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसी प्रकार से देखिएगा कि भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया था। तो आपको याद होगा कि संविधान सभा का गठन जो है यह कैबिनेट मिशन योजना की संस्तुति के आधार पर जुलाई 1946 में किया गया था। जुलाई 1946 में किया गया था। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि भारतीय संविधान के निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो ये कौन थे फ्रेंड्स? वी.एन. राव थे। 38 नंबर देखिए कि भारतीय संविधान में सन्निहित मूल अधिकारों की अवधारणा किस देश से ग्रहण की गई है? तो आपको याद होगा मूल अधिकार कहाँ से लिया गया है बताइए? तो ये लिया गया है मूल अधिकार। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? मूल अधिकारों की अवधारणा संयुक्त राज्य अमेरिका से ली गई है, मौलिक कर्तव्य रूस से लिया गया। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 39 नंबर कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है? तो संविधान की आत्मा जो है ये क्या कहलाता है? जो हमारा उद्देशिका है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर इसका हो जाएगा। के.एम. मुंशी ने, याद रखेंगे के.एम. मुंशी ने, के.एम. यहाँ मैं लिख देता हूँ, के.एम. मुंशी ने जो उद्देशिका है इसे राजनीतिक जन्मपत्री यानी कि पॉलिटिकल होरोस्कोप कहा है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फ्रेंड्स कि समान कार्य के लिए समान वेतन भारत के संविधान में सुनिश्चित किया गया एक, तो यह जो है एक क्या है? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का अंग है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। और ये किस आर्टिकल में है? तो ये आर्टिकल 39 घ में है, ध्यान रखेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, आर्टिकल 39 घ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है हमारा कि यदि भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए और कोई उपराष्ट्रपति भी ना हो तब निम्न में से कौन सा कार्यवाहक राष्ट्रपति होगा? तो करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किसी बिल पर अपनी स्वीकृति रोक सकते हैं? तो देखिए फ्रेंड्स, ये आर्टिकल 111 है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। उसके बाद अगर हम बात करें 108 में क्या है? संयुक्त अधिवेशन है। उसके बाद देखिए यदि राष्ट्रपति ने संसद के संयुक्त सत्र के लिए अधिसूचना जारी कर दी है और इस बीच लोकसभा अगर विघटित हो जाए तो क्या होगा? तो देखिए आर्टिकल 108(5) में, यहाँ पर ध्यान देंगे आप, आर्टिकल 108(5) में कहा गया है कि यदि राष्ट्रपति ने सदन की संयुक्त बैठक आहूत करने के लिए जो है अधिसूचना दे दी है और इसके पश्चात लोकसभा का अगर विघटन हो जाता है तो भी संयुक्त बैठक की जाएगी। ठीक है,
तो राइट आंसर इसका हो जाएगा संयुक्त सत्र यथासंभव आहूत होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, स्पेशल इकोनॉमिक जोन SEZ, ठीक है, की नीति देश में पहली बार कब आरंभ की गई थी? तो ये की गई थी सन 2000 में। विशेष आर्थिक क्षेत्र की जो नीति है इसकी घोषणा 2000 में की गई थी। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर इसका हो जाएगा। भारत सरकार द्वारा विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम वर्ष 2005 में पारित किया गया, जो कि फरवरी 2006 से यह प्रभावी हुआ है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि संयुक्त राज्य अमेरिका को छोड़कर के विश्व के निम्न देशों में से कौन सा देश कच्चे तेल का सर्वाधिक उत्पादन करता है? तो पहले सऊदी अरब था संयुक्त राज्य अमेरिका के बाद, लेकिन अब जो है सऊदी अरब नीचे आ गया है और रूस दूसरे स्थान पर आ गया है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग का गठन किया जाता है? तो वित्त आयोग के गठन का प्रावधान जो है यह आर्टिकल 280 में है। वित्त आयोग के गठन का अधिकार किसके पास है? तो ये भारत के राष्ट्रपति के पास है। आपको याद होगा केंद्र एवं राज्यों के मध्य, साथ ही साथ विभिन्न राज्यों के मध्य जो है राजस्व यानी कि टैक्स रेवेन्यू में वितरण पर सिफारिश देने के लिए जो है वित्त आयोग का गठन किया जाता है। NK सिंह अभी जो है वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं। और फ्रेंड्स ये वित्त आयोग जो है यह इसमें जो क्या होता है, इसमें एक अध्यक्ष होता है और 4 अन्य सदस्य होते हैं, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि भारत के वित्त आयोग का मुख्य कार्य क्या है? तो केंद्र तथा राज्यों के बीच राजस्व का वितरण करना। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर इसका हो जाएगा। चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिएगा 48 नंबर कि अंतर्राष्ट्रीय नकदी यानी कि लिक्विडिटी की समस्या निम्न में से किसकी अनुपलब्धता से संबंधित है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, डॉलर और अन्य दुर्लभ मुद्राएं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि RBI का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? RBI का मुख्यालय जो है फ्रेंड्स ये कहाँ पर स्थित है? तो RBI का मुख्यालय जो है ये कहाँ पर है? मुंबई में है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 49 नंबर प्रश्न मिस हो गया है, तो मैं आपको बता देता हूँ कि 49 नंबर क्वेश्चन क्या था कि भारत सरकार ने 49 नंबर क्वेश्चन था कि भारत सरकार ने देश के 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया था? तो 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण जुलाई 1969 में किया गया था, आपको याद होगा। तो ये 49 नंबर क्वेश्चन था। उसके बाद 50 नंबर मैंने बता दिया था, मुंबई में 1 रुपये के नोट पर किसका हस्ताक्षर होता है? बताइए फ्रेंड्स राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा वित्त मंत्रालय के सचिव का। उसके बाद देखिएगा कि कौन सा मानव विकास सूचकांक यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में शामिल नहीं है? तो इसमें क्या होता है? जीवन प्रत्याशा है, शिक्षा है और क्या है, प्रति व्यक्ति आय है, असामाजिक असमानता नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा यह जारी किया जाता है। 2021 में यह जारी किया गया था, 2020 वाला। तो 2021 में भारत का स्थान 131वां था। प्रथम स्थान पर कौन सा देश है? नॉर्वे है। इतना पॉइंट्स आपको ध्यान रखना है। चलिए भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा कि प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार वो करे, यह किसमें शामिल है? तो यहाँ भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य दिखा है। तो इस तरह से देखा जाए तो ये हो जाएगा 51A। ये क्या है? मौलिक कर्तव्य है। वहीं अगर यहाँ पूछा जाए कि राज्य सरकार की यह दायित्व है, यहाँ राज्य सरकार अगर लिख दिया जाए तो ये आर्टिकल 48A में आ जाएगा। क्लियर? ध्यान रखेंगे राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में, लेकिन यहाँ प्रत्येक नागरिक लिखा गया है तो ये मौलिक कर्तव्य होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि हाल ही में अंटार्कटिका में 40वें भारतीय वैज्ञानिक अभियान का शुभारंभ हुआ। ऐसा प्रथम अभियान कब भेजा गया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए फ्रेंड्स ये भेजा गया था 1981-82 में डॉक्टर SZ कासिम के नेतृत्व में। क्लियर है? और भारत ने 3 अस्थायी अनुसंधान स्टेशन दक्षिण गंगोत्री, मैत्री और भारती जो है यह अंटार्कटिका में स्थापित किया। तो राइट आंसर इसका 1980-81 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, 81-82, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा कि हाल ही में ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2021 जारी किया गया है। इस इंडेक्स में भारत को कौन सा स्थान दिया गया है? यह जारी कौन किया है? तो जर्मन वाच द्वारा यह प्रकाशित किया गया है। प्रथम स्थान पर इसमें मोजाम्बिक है। कौन सा देश है? मोजाम्बिक। और भारत का स्थान जो है इसमें 7वां है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर इसका हो जाएगा। हाल ही में कौन अमेरिका की पहली महिला वित्त मंत्री बनी है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये बनी है जेनेट एलन। क्लियर? ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। जो बाइडेन की सरकार में ये बनी है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में वाणिज्यिक तथा बागवानी फसलों के लिए किसानों द्वारा भुगतान की जाने वाली प्रीमियम राशि कितनी निर्धारित की गई है? तो बागवानी फसलों के लिए 5% की गई है। ठीक है, यहाँ पर देख लीजिएगा वाणिज्य तथा बागवानी के लिए जो है कितनी की गई है? वाणिज्य तथा बागवानी के लिए 5% की गई है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। वाणिज्यिक खरीफ फसल के लिए 2% की गई है। वाणिज्यिक और रबी फसल के लिए 1.5% की गई है।
कोपिली जल विद्युत परियोजना का संबंध किस राज्य से है? कोपिली जल विद्युत परियोजना जो है इसका संबंध है असम से, ठीक है, असम से है। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए वन स्कूल वन आईएएस जो है यह कार्यक्रम किस राज्य ने शुरू की है? काफी इंपॉर्टेंट है, तो ये हो जाएगा केरल। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। मध्य प्रदेश के किस बांध पर विश्व का सबसे बड़ा फ्लोटिंग पार्क जो है फ्लोटिंग प्लांट, तैरता हुआ प्लांट स्थापित किया जाना प्रस्तावित है? तो ये है ओंकारेश्वर बांध पर। उसके बाद देखिएगा कि हाल ही में किसने 10वीं राष्ट्रीय आइस हॉकी प्रतियोगिता जीती है? तो ये प्रतियोगिता किसने जीता है? लद्दाख में ये आयोजन किया गया था और आईटीबीपी ने जीता है, ठीक है, यानी कि भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। हाल ही में चींटी की एक नई प्रजाति खोजी गई है जिसका नाम है उकेरिया जोशी। यह किस राज्य में खोजी गई है? तो ये केरल में खोजी गई है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर इसका हो जाएगा। हाल ही में किस राज्य ने बेस्ट इलेक्टोरल प्रैक्टिस के लिए वर्ष 2020 का राष्ट्रीय पुरस्कार जीता है? तो भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर मेघालय के सीईओ FR खरकोंगर को यह पुरस्कार दिया है, मेघालय के, ठीक है, तो मेघालय आप याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। हाल ही में इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट EIU द्वारा जारी एशिया प्रशांत व्यक्तिगत स्वास्थ्य सूचकांक जो है इसमें भारत को कौन सा स्थान दिया गया है? तो देखिए फ्रेंड्स, प्रथम स्थान की अगर बात करें तो ऑस्ट्रेलिया इसमें प्रथम स्थान पर रहा है। टोटल 11 देशों की सूची में भारत को 10वां स्थान प्राप्त हुआ है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। हाल ही में भारत के किस नगर निगम ने देश के पहले सामाजिक प्रभाव बॉन्ड यानी कि सोशल इम्पैक्ट बॉन्ड लाने की घोषणा की है? तो यह किया है कौन? तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? राइट आंसर इसका हो जाएगा पुणे जिले की पिंपरी चिंचवाड़ा नगर निगम। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, पिंपरी चिंचवाड़ा नगर निगम जो है ये पुणे का है। हाल ही में 91वें इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया में किस फिल्म ने गोल्डन पीकॉक अवार्ड जीता है? इसका आयोजन गोवा में किया गया था और इसमें डेनिश फिल्म इनटू द डार्कनेस, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। इनटू द डार्कनेस को गोल्डन पीकॉक अवार्ड मिला है। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि 25 जनवरी को प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है, यह किस उपलक्ष्य में मनाया जाता है? तो इसलिए मनाया जाता है, बताइए किस लिए मनाया जाता है? तो राइट आंसर इसका जो है फ्रेंड्स हो जाएगा कि इसकी स्थापना हुई थी चुनाव आयोग की, ठीक है, 25 जनवरी 1950 में। हाल ही में किस देश ने टैम्पोन टैक्स को खत्म कर दिया है? तो देखिए ये जो टैम्पोन टैक्स है फ्रेंड्स, यह ब्रिटेन के द्वारा महिलाओं के सैनिटरी पैड पर लगाने वाला टैक्स था, जो कि ब्रिटेन की सरकार ने इसको समाप्त कर दिया है। उसके बाद देखिएगा कि हाल ही में सऊदी अरब ने किस देश के साथ जमीनी और हवाई मार्ग खोलने की घोषणा की है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यह किया है किसके साथ? राइट आंसर बताइए, कतर के साथ। कतर की राजधानी कहाँ है? दोहा है। हाल ही में चर्चा में रहा नाकुला दर्रा, नाथुला नहीं है ये, नाकुला है, ध्यान रखेंगे। यह भी जो है कहाँ है? सिक्किम में ही है। नाकुला कहाँ है? नाकुला सिक्किम में स्थित यह दर्रा भारतीय तथा चीनी सैनिकों के झड़प को लेकर के हाल ही में चर्चा में रहा है। वहीं नाथुला दर्रा जो है, नाथुला, यह भारत चीन के बीच व्यापारिक मार्ग बनाता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा कि हाल ही में किस स्थान पर देश का सबसे ऊंचा मौसम विज्ञान केंद्र स्थापित किया गया है? तो यह किया गया है लेह में, लेह में किया गया है, ध्यान रखेंगे। लद्दाख हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। मानवों में गुणसूत्र की संख्या 21 की अतिरिक्त उत्तरदायी है, तो यह उत्तरदायी क्या है? डाउन सिंड्रोम्स, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि मानव गतिविधियों को प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष आलम्बन प्रदान करने के लिए उत्पन्न ग्रीन हाउस गैसों की कुल मात्रा को क्या कहते हैं? तो फ्रेंड्स इनको क्या कहा जाता है? कार्बन पदचिह्न कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कार्बन पदचिह्न, ध्यान रखेंगे। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर इसका हो जाएगा। उसके बाद आप देख लीजिए कि कौन सा कथन जो है कंपोस्ट के संदर्भ में सही नहीं है, ठीक है। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? कंपोस्ट क्या होता है? एक प्रकार की जैविक पदार्थों के अपघटन एवं पुनर्चक्रण से प्राप्त होता है। इसमें कार्बनिक पदार्थ तथा पोषक तत्व अधिक मात्रा में प्राप्त होता है। तो ये राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। गड्ढों में अपशिष्ट पदार्थों की निम्नीकरण प्रक्रिया को केंचुए धीमा कर देते हैं, ये जो है गलत दिया हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि अम्ल वर्षा यानी कि जो एसिड रेन है, इसके लिए निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण प्रदूषक उत्तरदायी है? तो एसिड रेन के लिए जो है कौन सा है? तो फ्रेंड्स ये नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड आपने पढ़ा भी होगा। देखिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है कि एक्सोबायोलॉजी, एक्सोबायोलॉजी किससे संबंधित है? मैं आपका 1 मिनट भी समय वेस्ट करना नहीं चाहता हूँ। देखिए एक्सोबायोलॉजी जो है यह क्या है? तो यह बाह्य अंतरिक्ष में जीवन का अध्ययन है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ए में क्या दिया हुआ है? बाह्य अंतरिक्ष में जीवन का अध्ययन, ठीक है। चलिए उसके बाद देख लीजिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि सूर्य की रोशनी में हरे रंग का प्रकाश देने वाला एक कपड़ा लाल रोशनी में देखे जाने पर काला रंग का दिखाई देता है।
इसका कारण आपको पता होगा। इसका कारण मेन रीजन अगर हम बात करें तो क्या हो जाएगा बताइए। तो 77 का राइट आंसर क्या हो जाएगा बता दीजिए। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ये यानी कि एक हो जाएगा। यहाँ एक लिया है कि कपड़ा लाल रंग की तरंग आयाम को पूर्णतः अवशोषित कर लेता है, इसीलिए वो काला परावर्तित नहीं करता। अगर परावर्तित करता तो रंग दिखाई दे देता, लेकिन वो अवशोषित कर लेता है तो पूर्णतः वो वस्तु कैसी दिखाई देगी, काली दिखाई देगी। उसके बाद देखिए ब्लीचिंग पाउडर का सर्वाधिक सक्रिय घटक कौन सा है। सर्वाधिक सक्रिय घटक जो होता है ब्लीचिंग पाउडर का वो क्या है बताइए। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए यानी कि कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। हाइपोक्लोराइड ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला क्या होता है, CaOCl2 होता है, ठीक है, आपको याद होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा कि मानव शरीर में प्रोटेस्ट क्या है। तो देखिए प्रोस्टेट जो है यह एक हार्मोन है, प्रोस्टेट ग्रंथि है, माफ कीजिएगा, प्रोस्टेट जो क्या है एक ग्रंथि है। तो देखिए ग्रंथि कहाँ दिया है, 2 नंबर ऑप्शन नंबर सी में, ठीक है। प्रोस्टेट जो है यह पुरुषों में पाया जाता है, ध्यान रखेंगे, क्लियर। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि AB रक्त वर्ग वाला एक व्यक्ति, पढ़िए सभी को, बताइए इसमें से राइट आंसर क्या होना चाहिए। तो देखिए फ्रेंड्स अगर हम राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर इसका हो जाएगा किसी भी वर्ग से रक्त ले सकता है, ठीक है। इसको जो है यूनिवर्सल रेसिपिटर कहते हैं। ऑप्शन नंबर इसका 3 जो है सही दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। गर्मी की दोपहर में सफ़ेद कपड़े से बने तंबू को प्राथमिकता दी जाती है, क्यों? क्योंकि सफ़ेद रंग जो होता है ये क्या होता है बताइए। तो सफ़ेद रंग जो होता है उसमें का एक खराब अवशोषक होता है और एक अच्छा परावर्तक होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। जब मोम को जलाया जाता है तो इसमें से कुल परिवर्तन आते हैं, कुछ परिवर्तन आते हैं, सही कथन कुछ नहीं। तो मोम को जलाना यह जो है एक रासायनिक परिवर्तन है। मोम का पिघलना भौतिक परिवर्तन है, पिघलना अलग है, रासायनिक और जलना अलग है। तो जलाया जाता है तो ये रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा, वहीं अगर पिघला जाए कहा जाए तो वो भौतिक परिवर्तन है, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कि जब प्रकाश की किरण परावर्तन वाली पृष्ठ पर आपतित होती है एवं यदि परावर्तित किरण आपतित किरण से 90 डिग्री पर होती है तो किरण का आपतन कोण क्या होगा। देखिए फ्रेंड्स आपने पढ़ा होगा कि इंसिडेंस रे माना आई कोण और प्लस आर कोण जो है वो कितना होगा 90 डिग्री का होता है। ये आपने तो पढ़ा है पहले से, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब देखिए जो आपतित किरण है वह परावर्तित किरण यानी कि जो रिफ्लेक्ट हो रहा है उसके बराबर होती है। तो आप लिख सकते हैं कि आई प्लस ये भी तो बराबर होता है, आई लिख सकते हैं, आई आर एंगल जो आर है उसको आई लिख सकते हैं क्योंकि बराबर होता है आपतित किरण परावर्तित किरण का, इक्वल टू 90। अब ये कितना हो जाएगा 2 हो गया, ये एंगल जो हो गया 2i हो गया ना। अब ये 2i इक्वल टू कितना हो गया 90 डिग्री। अब आपसे आई पूछा जा रहा है, ठीक है, इंसिडेंस आपतन कोण, तो आई इक्वल टू कितना हो जाएगा 90/2 यानी कि 45 डिग्री। आई होप कि आप समझ गए होंगे। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से बिजली का कुचालक कौन सा है, बिजली का कुचालक कौन सा है बताइए। तो इसमें से अगर हम बात करें कुचालक का तो ये आसुत जल है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए आसुत जल में खनिज लवण नहीं घुले होते हैं जिसके कारण यह बिजली का कुचालक होता है। कैल्शियम में 20 प्रोटॉन तथा 20 न्यूट्रॉन है तथा आर्गन में 18 प्रोटॉन तथा 22 न्यूट्रॉन है। उनके बीच क्या समानता है, तो इनके बीच समानता क्या है, इनका द्रव्यमान क्रमांक, ठीक है। ये राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्लियर है फ्रेंड्स। चलिए क्योंकि दोनों का द्रव्यमान कितना है 40 है, 20 40 और इसका भी 40 ही है, तो ये द्रव्यमान क्रमांक का इसमें समानता है। उसके बाद देखिएगा कि सूची निम्नलिखित सूची में प्रोकैरियोटिक कोशिका की पहचान करें। तो देखिए प्रोकैरियोटिक कोशिका जो है जीवाणु कोशिका में और नील हरित शैवाल में है, तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा नील हरित शैवाल में कि निम्नलिखित में से किस कोशिकांग में ऐसे राइबोसोम जुड़ा होता है। राइबोसोम जो है यह साइटोप्लाज्म के भीतर तैरते एवं इंडोप्लाज्म रेटिकुलम से जुड़ा पाया जाता है, ठीक है। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अंतःद्रवी जालिका से। अस्थि एवं उपास्थि निम्न होती है, तो अस्थि एवं उपास्थि जो होती है यह एक संयोजी ऊतक होती है और कंकाल संयोजी ऊतक होती है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर इसका हो जाएगा। श्वसन के दौरान गैसों का आदान प्रदान यानी कि जो विनिमय है निम्न में से होता है, निम्न में होता है। तो फ्रेंड्स ये होता है, बताइए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा 89 का करेक्ट आंसर बताइए। तो राइट आंसर फ्रेंड्स इसका हो जाएगा यह फेफड़े तथा वायु कोशिका में सामान्य कोशिकाओं के समूह जिनके कुछ विशेष कार्य हैं खाली स्थान क्या कहलाते हैं, तो ये उत्तक कहलाते हैं। ध्यान रखिएगा इंपॉर्टेंट है, उत्तक कहलाते हैं। 1 किलोग्राम के पदार्थ के तापमान को 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को क्या कहते हैं, तो विशिष्ट ऊष्माधारिता कहा जाता है। क्या कहा जाता है,
विशिष्ट ऊष्माधारिता कहा जाता है। आइसोब्यूटेन का IUPAC नाम क्या है? तो आइसोब्यूटेन का IUPAC नाम जो है वो क्या है? वो है 2 मिथाइल प्रोपेन। ध्यान रखेंगे, 2 मिथाइल प्रोपेन। उस वैज्ञानिक का नाम बताइए जिन्होंने प्रथम बार टीके की खोज किया था। तो ये किया था एडवर्ड जेनर ने। एडवर्ड जेनर को प्रतिरक्षा प्रणाली का जनक कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा कि हड्डी एक उदाहरण है। तो हड्डी जो है यह एक संयोजी ऊतक उदाहरण है। और कल मैंने बताया था कि हड्डी में ओसिन प्रोटीन पाया जाता है। हड्डी में ओसिन नामक प्रोटीन पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 95 से लेकर के 100 तक में मैथ के क्वेश्चन है। देखिए आंसर मैं बता देता हूँ, PDF में आपका टेलीग्राम पर जल्द ही दे देने वाला हूँ। देखिए 2 अंकों की 2 संख्या का गुणनफल दिया गया, उनका लौसा दिया गया है, तो संख्या बताना है। बहुत ही आसान है, आप इजीली इसको बता सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए राइट आंसर इसका मैं बता देता हूँ 36 और 60 हो जाएगा। उसके बाद आप अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 96 का जो है करेक्ट आंसर 4.25 हो जाएगा। 97 का देख लीजिए, 97 का करेक्ट आंसर 86 हो जाएगा। 98 का करेक्ट आंसर जो है फ्रेंड्स ये क्या हो जाएगा? 100 मीटर हो जाएगा। ठीक है, 99 का करेक्ट आंसर जो है ये कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा, 15 हो जाएगा। और 100 का जो करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स ये कितना हो जाएगा? यह हो जाएगा 1345500, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अपना स्कोर फ्रेंड्स कमेंट करके बता दीजिएगा। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर